अच्छा जी, so in yesterday's class we were studying mutation के रिजल्ट में जो disorders cause हो जाते हैं उनकी बात कर रहे थे. We talked about sickle cell anemia. We said that it is a homozygous recessive disorder. We talked about hemophilia and we said that this is a sex-linked recessive disorder. And why is it sex-linked? Because हमारे पास जो F8 gene है वो exist करती है on the X chromosome. So इस वजह से हमारे पास it's a sex-linked recessive disorder. And then we talked about albinism, which was an autosomal recessive disorder again. Acha ji, today we are going to talk about something interesting, which is your Huntington's disease. Now, what is in, it's a very interesting and a little paranoid disease, and it is because कि हमारे पास एक तो इस डिजीज का जो ऑनसेट है, ऑनसेट से क्या मुराद होती है, कब इस डिजीज के जो सिम्टम्स हैं वो एग्जिबिट होना शुरू होते हैं. सो हमारे पास ये एक ऐसी डिजीज है कि अगर इफ अ पर्सन इज हैज इनहेरिटेड द हंटिंगटन्स डिजीज तो उसको फौरन से पता नहीं चलता या बाय बर्थ पता नहीं चलता. बट इसका जो ऑनसेट है या इसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में आते हैं. सो दे कम व्हेन यू पास द प्राइम इयर्स ऑफ योर लाइफ. आपके चाइल्डहुड में नजर नहीं आएगा, आपके इनिशियल यूथ ईयर्स में नजर नहीं आएगा. ये मैनिफेस्ट होना शुरू करता है इन योर यूजुअली इन योर अर्ली थर्टीज, लेट ट्वेंटीज, अर्ली थर्टीज. यूजुअली अर्ली थर्टीज में ये मैनिफेस्ट करना स्टार्ट होता है. So, for a lot of people who have this disorder, they're living in a complete ignorant stage. And for a lot of people, because they don't know that they have this condition, they would maybe copulate, they would have children, and by the time they realize that, oh damn, I have this disease, it might be too late. So ये बहुत ही अजीब सा disorder है, and it is a dominant disorder. So it is your autosomal dominant condition. सो हमारे पास अगर एक इंसान के पास उसकी क्या कहते हैं डोमिनेंट एलील होगी तो whether the person is homozygous dominant or whether the person is heterozygous, in both the cases, if you have the mutated allele which causes the Huntington's disease, the dominant allele for the Huntington's disease, आपकी क्या कहते हैं ये सिचुएशन मैनिफेस्ट करेगी. होमोजाइगस डोमिनेंट अगर पेरेंट है तो बहुत ज्यादा चांसेस है क्या कहते हैं इसको पास ऑन करने का. होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट अपने ऑफस्प्रिंग में डेफिनेटली वो जीन भेज रहा होगा. हेट्रोजाइगस अगेन लक पे है, उसके पास एक डोमिनेंट एलील होगी, एक रिसेसिव एलील होगी. लकीली इफ ही इज ट्रांसफरिंग हिज रिसेसिव एलील टू द ऑफस्प्रिंग तो ऑफस्प्रिंग की जिंदगी बच सकती है. बट क्या कहते हैं अदरवाइज नहीं. Oh God, if you guys start to relate all these disorders with your own life, your life would become miserable. Don't do that. So, you know, from next year onwards, हमारा clinical psychopathology start हो जाएगी and we would be studying all the diagnostic and statistical manual disorder वाली किताब मोटी सी. And the first thing they tell us when they're telling us सारे disorders के spectrums या क्या कहते हैं symptoms, they're like, do not relate every disorder you study with your own life. But सारी psychopathological conditions आपको अपने अंदर ही नजर आने लगेंगी. तो क्या कहते हैं इट्स एन ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन. अच्छा, नाउ ये कौन सी जीन में होती है. हमारी बॉडी में एक जीन होती है HTT जीन, and HTT gene is present on chromosome number 4. तो हमारे पास इस वजह से ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है क्योंकि हमारे पास जो ये HTT जीन है वो हमारे पास एक ऑटोसोम पे प्रेजेंट होती है. अच्छा, अब ये HTT जीन क्या बनाती है, व्हाट इज दीज HTT जीन गोना सिंथेसाइज. इट बेसिकली कोड्स फॉर अ प्रोटीन नोन एज अ हंटिंगटिन. Now this is where things can get confusing because नाम है डिजीज का हंटिंगटन, प्रोटीन जो ये बना रही है वो है हंटिंगटिन. And I say it in a very funny way.
बट यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर कि जब आप डिजीज को रेफर कर रहे हो तो आप टन लिख रहे हो, और जब प्रोटीन को रेफर कर रहे हो तो आप टिन लिख रहे हो. सो द डिजीज इज हंटिंगटन एंड द प्रोटीन इज हंटिंगटन. आप इसको आराम से ऐसे याद कर सकते हो, प्रोटीन एंड्स विद इन एंड हंटिंगटन एंड्स विद आईएन. तो आप प्रोटीन जो है उसका एंड और जो वो प्रोटीन बन रहा होता है उसका एंड दे आर सेम. सो हंटिंगटन प्रोटीन एंड हंटिंगटन्स डिजीज. ठीक है. नाउ अब हमारे पास जो HTT जीन है दैट कोड्स फॉर हंटिंगटन प्रोटीन. दिस हंटिंगटन प्रोटीन इज इसका एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा होता है हमारी बॉडी को, बट ये हमें पता है दैट इट हैज टू प्ले अ रोल in our nervous coordination. It plays a role in our nervous coordination. हमारे पास जितनी भी न्यूरल पाथवेज हैं, जितने भी हमारे पास मेंटल एक्टिविटीज हैं, उनमें इस प्रोटीन का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है. एग्जैक्ट रोल नहीं पता किसी को, बट ये पता है कि जो हमारे पास ये प्रोटीन है इट हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नर्वस कोऑर्डिनेशन. अगर हमारे पास नॉर्मल प्रोटीन बन रहा है, हमारी जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो नॉर्मल है. बट बिकॉज हमारे पास जो डोमिनेंट, यहाँ पे यू नीड टू बी वेरी सर्टेन कि डोमिनेंट एलील of HTT is causing a disorder, and recessive allele of HTT results in normal condition. ओ लेवल से हमने समझा हुआ होता है कि रिसेसिव एलील बुरी होती है, रिसेसिव एलील डिसऑर्डर कॉज कर रही होती है. यहाँ पर उल्टा है. Recessive allele is coding for the normal Huntington protein. The dominant allele is coding for an abnormal Huntington protein, या फिर Huntington protein इतना बन नहीं रहा होगा या abnormal non-functional protein बन रहा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारी nervous coordination है it can go haywire and it can be very dangerous. Why can it be very dangerous? हमारे जो न्यूरॉन्स है ना, हमारी न्यूरॉन्स का डिके स्टार्ट हो जाता है इस डिसऑर्डर में. हमारे न्यूरॉन्स स्टार्ट्स टू डीके. हमारे पास इसको न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन भी बुलाते हैं. न्यूरो डिजेनरेटिव का मतलब क्या है कि हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे पास नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं, वो डिग्रेड कर रहा है, वो खत्म हो रहे हैं, वो डीके कर रहा है. सो दिस डिसऑर्डर, हमारे पास जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं, हमारे जो नर्वस सेल्स हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं. वो क्या कहते हैं, उनका ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है. अगर हमारे पास हमारे न्यूरल पाथवेज इफेक्ट हो रहे हैं, डेफिनेटली फॉर अ लॉट ऑफ पीपल उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, उनकी जो मेमोरी है, वो भी डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगी. डिमेंशिया हो सकता है, आपको मेमोरी लॉस हो जाता है, यू आर नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ योर एनवायरनमेंट. फिर हमारे पास जो नर्वस कोऑर्डिनेशन का हम चैप्टर पढ़ के आए होते हैं, हमें पता है कि हमारे पास जो हमारे वॉलेंट्री मसल्स है, हमारे जो स्केलेटल मसल्स है, हमारे हाथ की मसल्स, हमारे क्या कहती हैं पैरों के मसल्स, इनको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं. इनको हम कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, इनकी मूवमेंट को थ्रू आवर ब्रेन. हमारे ब्रेन से जब तक मैसेज नहीं जाता टू आवर हैंड्स और टू आवर लेग्स कि यू नीड टू मूव, तब तक हमारे हाथ रेस्ट में ही रहेंगे, जब तक कि उनको कोई स्टिमुलस, उनको जब तक कोई ट्रिगर नहीं मिलेगा फ्रॉम द ब्रेन. हमारी ब्रेन की नेटवर्किंग ही वायर हो जाती है इस डिजीज में. सो रैंडमली हाथ पैर मूव होना शुरू हो जाते हैं. आपने सोचा भी नहीं होता, आपका हाथ मूव करना शुरू हो गया. और कभी कभार इतना ज्यादा क्या कहते हैं, लोगों को खुद ब खुद इनके ऑटोमेटिक हैंड एंड फीट मूवमेंट हो जाती है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक देयर इन अ स्टेट ऑफ फिट, और वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते. उनके हाथ और उनके पैरों की जो मूवमेंट है वो अनकंट्रोल हो जाती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है. दे डू नॉट हैव द कंट्रोल over their hand movements and their leg movements. इसीलिए the patients who have Huntington's disease, they are strictly prohibited to drive, because जब आप ड्राइव कर रहे हो और अचानक से आपके हाथों को क्या कहते हैं फिट पड़ गया, the steering is no longer in your control, क्योंकि हाथ ही आपके कंट्रोल में नहीं, आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो सकता है. सो इट इज अ वेरी वेरी स्केरी कंडीशन. ठीक है. तो इसके सो हमारे पास इसके मसले क्या क्या हैं. एक तो ये डोमिनेंट कंडीशन है. इट्स नॉट लाइक कि हमारे पास दो एलील्स होंगी तभी ये एक्सप्रेस होगी. अगर एक भी एलील आ गई ना डोमिनेंट वाली, काम तमाम हो जाएगा. सो एक तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है. ठीक है.
उसके बाद बिकॉज इट इज अफेक्टिंग योर नर्वस कोऑर्डिनेशन, आपकी जिंदगी से जो आपका कंट्रोल है ना वो चला जाता है। आपका मेमोरीज आ रही है, आपकी अकोमोडेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज लाइक स्लिपिंग आउट ऑफ योर हैंड लाइक सैंड। सो इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन, इट्स लिटरली वेरी पेनफुल। अच्छा, होता क्या है कि हमारे पास जो एच टी टी जीन है ना उसमें सी ए जी रिपीट्स होता है। ये जो सी ए जी ट्रिपलेट है ना इसके बहुत सारे रिपीट्स होता है। सो हमारे पास होता क्या है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो नॉर्मल जीन है ना उसमें इन टोटल 21 सी ए जी रिपीट होने चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नॉर्मल एलील में, नॉर्मल जीन में हमारे पास टोटल 21 सी ए जी रिपीट्स होने चाहिए। If the allele has a more, or gene कह देते हैं, if the gene, because allele is basically a version of a gene, if the gene has more than 21 CAG repeats, then हमारे पास वो एक abnormal gene है या abnormal allele है, या क्या कहते हैं। हमारे पास, अभी मैं आ रही हूँ, क्या हमारे पास क्या कहते हैं, किस तरह से कितनी ज्यादा सीएजी रिपीट्स होंगे वो किस तरह से मैनिफेस्ट कर रहा होगा। आई एम गोना कम टू दैट। सो इफ द जीन हैज मोर देन 21 सीएजी रिपीट्स तो हमारे पास ये एबनॉर्मल या हमारे पास डिसऑर्डर वाली कंडीशन की तरफ बात जाएगी। अच्छा, हमारे पास क्या कहते हैं, इन सीएजी रिपीट्स को स्टटर्स ही बुलाया जाता है। सो दी सीएजी रिपीट्स आर नोन एज स्टटर्स, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। सो जो लोग स्टटर कर रहे होते हैं या जो लोग स्टैमर कर रहे होते हैं उनका क्या होता है, उनके जब व्हेन दे आर स्पीकिंग अप उनके जो वही वर्ड्स हैं वो हंस रहे होते हैं या दे आर नॉट एबल टू डिलीवर देम प्रॉपर्ली, तो इन सीएजी को हम क्या बुलाते हैं, हम इनको स्टटर्स भी बुला रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या कहते हैं, आई रोट द स्टेटमेंट दैट इफ देयर आर मोर देन 21 CAG repeats, then that is where the alarm, the red flag turns up. हमारे पास, नहीं नहीं, हमारे पास, मैं स्टटर की एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारे पास स्टटर का मतलब क्या होता है। दे यूजुअली हैव, क्या कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, वोकल इश्यूज होते हैं, क्या कहते हैं उनका वोकल कोऑर्डिनेशन के इश्यूज होते हैं उन्हें। इट्स नॉट दैट दे हैव हंटिंगटन्स। अच्छा, हमारे पास जितनी ज्यादा ये रिपीट्स होंगे उतना अर्ली ऑनसेट होगा, उतना अर्ली इस सिचुएशन के जो सिम्टम्स हैं वो एग्जिबिट होने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी हैज 40 टू 50 रिपीट्स, उसका जल्दी उसको पता चल जाएगा कि उसको ये कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल उसको 29 की एज में पता चल रहा है। और अगर किसी के लेट से 25 या 30 रिपीट्स है, कंपैरेटिवली कम रिपीट्स हैं, तो उसको देर से पता चलेगा, लेट ऑनसेट होगा, उसको लेट से अपने 40s में पता चलेगा। सो जितने ज्यादा रिपीट्स हैं उसका एक इनवर्स रिलेशनशिप है कि ऑनसेट कब होगा। ज्यादा रिपीट्स है, कम, जल्दी ऑनसेट हो जाएगा, जल्दी पता चल जाएगा आपको इस डिजीज के बारे में। कम रिपीट्स है, यानी 25 to 30 है, तो हमारे पास देर से पता चल जाएगा। इन बोथ द सिचुएशन इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग सिचुएशन, क्योंकि हमारे पास दिस इज लाइक मोर लीथल, ठीक है, दिस इज लाइक अ मोर एबनॉर्मल कंडीशन, दिस इज लाइक अ लेस abnormal condition, but हमारे पास in both the cases this is a very 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 depressing condition to exist in। सिम्टम्स वैसे यूजुअली एट एन एवरेज मिडिल एज में ही मैनिफेस्ट हो रहे होते हैं लोगों को, और तब तक एज आई मेंशन्ड एट द स्टार्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ऑल देयर लाइफ दे वर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। उनको नहीं पता था कि वो इस ऐसी खतरनाक जीन के साथ पैदा हुए हैं जो आगे जाके इतनी खतरनाक कंडीशन में मैनिफेस्ट करेगी। एंड फॉर लॉट ऑफ पीपल देव हैड देयर फैमिलीज उस पॉइंट तक, सो देयर इज अ वेरी बिग लाइकलीहुड कि उन्होंने वो पास डाउन भी कर दी होगी जीन टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। सो साइंस एंड सिम्टम्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास लॉस ऑफ ब्रेन सेल्स हो जाते हैं, इनवॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट हो जाती है, डिमेंशिया हो जाता है। सो दिस इज लाइक, क्या कहते हैं, अ वेरी पेनफुल सिचुएशन टू एग्जिस्ट इन। एनी क्वेश्चंस अबाउट हंटिंगटन्स डिजीज? या हमारे पास क्या कहते हैं वो, देयर इज दिस टेस्ट जो मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ाऊँ, जेनेटिक जीन टेक में पढ़ाऊंगी भी,
which is कि आप अपना पूरा जो डीएनए है आप उसकी, यस एग्जैक्टली, थैंक यू, आई वाज लुकिंग फॉर द वर्ड जेनेटिक स्क्रीनिंग. सो जेनेटिक स्क्रीनिंग इसलिए कहते हैं दैट बिफोर यू डिसाइड टू हैव ऑफस्प्रिंग्स और बिफोर यू डिसाइड टू मैरी, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जेनेटिक स्क्रीनिंग करवा लो. पर जेनेटिक स्क्रीनिंग इज लाइक अ वेरी expensive process. So for a lot of people, they don't get that done. But because genetic engineering की जितने भी आपकी सारी methodologies है ना, they're very expensive and not affordable for the masses. ठीक है. मिस, सो यानी दिस डिजीज ओनली व्हेन इट्स लाइक आपको पता चलता है तब ही ये हार्मफुल है, उससे पहले लाइक यू हैव हैड इट ऑल दिस ईयर दीज इयर्स, बट लाइक आप इसलिए आप प्रॉब्ली फिगर आउट नहीं कर सके ना, क्योंकि ना आपको कोई सिम्टम्स हैं, ना आपको लाइक उसकी वजह से हार्म हो रहा है कोई, एक्सेप्ट फॉर जस्ट पासिंग इट ऑन. हाँ, तो ये बहुत बड़ा हार्म है ना आपके, लाइक पासिंग अ टर्म सच अ पेनफुल डिजीज टू योर चिल्ड्रन. और जब ये ऑनसेट होता है तो इसका ऑनसेट इतना क्रेजी होता है, लाइक यू आर लूजिंग योर मेमोरी, यू आर लूजिंग योर कंट्रोल ऑन योर वॉलंटरी इमोशंस, यू आर लूजिंग कंट्रोल ओवर ऑलमोस्ट योर लाइफ. सो इट्स जब तक नहीं है तब तक आप एक इग्नोरेंट सिचुएशन, इस वाली केस में इट्स लाइक ignorance is a bliss वाली बात है कि जब तक आपको नहीं पता everything's good, but the moment you know this and the moment it starts manifesting, um it becomes painful.